हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 के लिए, जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 9वां वीडियो है, जो कि हमने प्रश्न को लिया है मैथ एंड रीजनिंग के, जो कि परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न होने वाले हैं। क्योंकि इस तरह के मैंने क्वेश्चंस को देखा है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास करके कमज़ोर छात्र हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए ज़रूर ही यूजफुल होंगे। तो देखिए, कमज़ोर क्या, कोई भी छात्र इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। जो मान लीजिए कि जिसके लिए क्वेश्चन ईजी लगेंगे, हो सके उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, लास्ट में कराते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नल ए एक टैंकी को 20 मिनट भर सकता है और नल बी समान टैंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंकी को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस तो मैंने एलसीएम मेथड से कराया था। तो यहाँ पर अगर मेरा कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ पर अगर दो ही नल टैंकी की बात करें तो इसके लिए आप ज़्यादा मत सोचिए और कह दे कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आप लगाइए समय बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी एक्स वाई क्या है मैं समझा देता हूँ। इनमें से किसी भी टाइम को आप एक्स मान लीजिए, किसी भी टाइम को आप y मान लीजिए। मान लीजिए इस 30 को मैंने y मान लिया, ठीक। किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, x y चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खाली कर रहा है, जो खाली करने वाला टैंक पाइप है, उसको माइनस में लेना है। जैसे 30 है उसको माइनस में लेना है, बस और कुछ नहीं। अगर दोनों भरने वाला रहता तो दोनों को प्लस में लेते हैं, अगर दोनों खाली करने वाला रहता दोनों को माइनस में लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए x 20 y, तो ये खाली करने वाला है, b क्या है खाली करने वाला जिसको मैंने y माना, तो ये माइनस का 30। ओके, और x 20 है, प्लस है तो प्लस, और y माइनस 30। ये माइनस मैंने क्यों लिया आप लोग तो समझ चुके होंगे। ओके, तो 20 इंटू माइनस 30 बटे, यहाँ देखिए 20, ये प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 30। तो ये इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा, 20 इंटू माइनस का 30 बटे माइनस का 10। तो माइनस से माइनस खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो क्या आ गया 60 मिनट। समय किस में, मिनट में ना दिया था, तो ये भी मिनट में ही। अगर यहाँ पर 1 घंटा लिख देता तो वो भी आंसर होता। बात समझ रहे। तो ये हमारा 60 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब कि इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि वो भी कोई ख़राब मेथड नहीं है, जिसको मैंने पिछले कई वीडियो में समझाया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्स प्लस वाई 7 है, एक्स वाई बराबर 19 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमसे यह पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आप फार्मूला लगाकर ही बना सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कोई दूसरा मेथड लगाकर बना ले तो फिर आपका नहीं निकलेगा, बहुत कोशिश करने पर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने एक्स वाई देखा 19 है, इसके जगह पर 18 होता तो सोच सकते थे इस 19 के जगह पर, लेकिन यहाँ पर 19 है इसलिए। तो आप फार्मूला सीधा लगा दीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बस जो भी देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमसे पूछा है, एक्स प्लस वाई का मान हमको दे दिया है, एक्स वाई का मान दे दिया है, और क्या चाहिए। देखिए एक्स प्लस वाई का मान 7, एक्स प्लस वाई का मान 7, तो इसका स्क्वायर यहाँ पर हमको तो ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ को रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई का मान कितना 19,
तो इसको हल कर लीजिए। 7 सत्ते 49 माइनस 19 दूनी 38 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये घट कर 11 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये बराबर के इस साइड रहे चाहे इस साइड रहे, दोनों बात इक्वल होता है। तो 11 इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर फार्मूला लगाना ही बेस्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 40 और 64 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपाती के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं बी स्क्वायर बटे ए। अब बी क्या है ए क्या, मैं समझा देता हूँ। ये जो फर्स्ट नंबर ए है, ये दूसरा नंबर जो है ये बी है। ओके, तो बस 64 गुना 64 बी स्क्वायर है ना, तो 64 स्क्वायर है तो 64 गुना 64 बटे 40। इसको हल कीजिए तो 4 से 10 टाइम में, 4 से 16 टाइम में, और इसको 64 गुना 16 कीजिएगा तो 16 चौक 64 और 16 छक 96 छो 102 102 नीचे में 10 है तो पॉइंट 10 यानी 102 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। हालांकि द्वितीय अनुपाती, ये मध्य अनुपाती बराबर भी पूछा जाता है, चतुर्थ अनुपाती के बराबर भी पूछा जाता है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में कराया है, देखिएगा। मैं इसलिए यहाँ कहता हूँ यहाँ आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, जैसे जो भी टाइप होता है, अधिकतर टाइप का क्वेश्चंस मैं इस 30 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, जो कि ये 9वां वीडियो है ना। तो आप लोग बने रहिए और देखिए। चलिए ये क्या आ गया यहाँ पर, 1 मिनट। चलिए यहाँ पर क्या करें, 5 नंबर क्वेश्चन जो है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या होगा जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है, तो कुल छूट क्या होगी। तो इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, 100 रुपए की कोई वस्तु है जिस पर पहला छूट 20% दर है, तो 100 रुपये का 20% कितना, तो आपका जवाब होगा कि 20, तो 20 घटा दीजिएगा तो ये कितना 80, कितना हो जाएगा 80, यानी 100 का 20% घटा दीजिए तो 80। अब 80 पर 10% आपको छूट देना होगा, तो 80 पर 10% छूट देने का मतलब क्या है, 8% का छूट देना, मतलब कि 72। 80 में 8% यानी 8 घटा दीजिएगा तो कितना, 80 का 10% 8 में यानी 80 में 8 घटाइएगा तो 72। तो 100 रुपया की वस्तु है जो 72 में मिल रहा है, तो टोटल कितने रुपए की छूट हुई है, 28 रुपए की। तो 100 पर ही तो परसेंट निकाला जाता है, तो 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं करना पड़े, तो आप एकल छूट बराबर फार्मूला लगा लीजिए। कुल छूट बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये लगा लीजिए, आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। x कितना 20, y कितना 10 और 20 इंटू 10 बटे 100। बात समझ रहे थे कि ये कटा, तो 20 10 30 में 2 हो गया 28, तो यहाँ से डायरेक्ट 28% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए इस वीडियो को मैंने कल भी बनाया था, बट उस समय रिकॉर्डिंग करना भूल गया, हमने भूल गया था, तो पूरा 1-1.5 घंटा बर्बाद हो गया था। तो इसलिए इसको मैं पुनः बना रहा हूँ। उस चीज़ को मैं देखिएगा ऐड कर दूंगा। मैंने पिछले कल भी इस वीडियो को बनाया था, लेकिन रिकॉर्डिंग करना भूल गया। तो दोस्त मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो समझिए थोड़ा सा कि परेशानी तो आती है। ओके, देखिए 2:5, 3/5 और 1/2। इसका ये भिन्न के रूप में इसका एलसीएम पूछ रहा है,
तो भिन्न का जो एलसीएम होता है, भिन्न का एलसीएम जो आप निकालिएगा, तो देखिए इसमें दो चीज़ें, अगर किसी भी भिन्न को पकड़े तो इसमें दो चीज़ें, एक अंश है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ आपको निकालना है, हर का एचसीएफ। तो इसको इस फॉर्मूले को लगाकर निकाल सकते हैं। और अगर जस्ट एचसीएफ पूछता तो जस्ट इसका उल्टा कर देते, ऊपर एचसीएफ को ला देते, नीचे एलसीएम को। अब कैसे, इस बात को समझिएगा। ऊपर में यानी क्या बोला है, अंश का एलसीएम, तो ऊपर क्या है 2 3 1, 2 3 1 का एलसीएम क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि 6। निकाल सकते हैं आप किधरों, 2 3 1 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 6 आएगा। और नीचे का एचसीएफ 5 5 2 का एचसीएफ क्या आएगा, हर का एचसीएफ 1, यानी 6/1, इसका मतलब 6 इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये भिन्न वाला एलसीएम निकालने का मेथड है। ओके, हालांकि अगर पूर्णांक में रहता तो कब तो करने का मतलब कोई दिक्कत नहीं था, आराम से निकाल सकते हो आप लोग, है ना। देखिए 7 नंबर, एक ट्रेन 48 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो मैं पहले यानी ट्रेन की लंबाई को जो है, ट्रेन की लंबाई को हम टी मीटर मान लेते हैं, टी मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को, जो ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को जो हम टी मीटर मान लेते हैं। ठीक, बात समझिएगा। डायरेक्ट मैं ट्रेन की लंबाई को टी मान दिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पी मान दिया। ठीक है, और आगे इस बात को समझिए, इसने कहा क्या है, इस बात को भूल जाइए क्या, क्योंकि ये 48 सेकंड जो लगा रही है प्लेटफॉर्म को पार करने में, और प्लेटफॉर्म को तभी पार करेगा जैसे कि, मेरी बात को समझिएगा, ये ट्रेन है, ये लंबाई ट्रेन की है और ये लंबाई इससे आगे प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यहाँ पर कुल पार कर रहा है ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को और यहाँ प्लेटफॉर्म खुद की लंबाई को, दोनों लंबाई को पार करेगा। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म जब दोनों पार करता है तब 48 सेकेंड लगता है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की जो लंबाई होती है उसे शून्य मानी जाती है, इसलिए मैं इस बात को पहले ले रहा हूँ। 30 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ये जो पूछा है। तो ठीक है, ट्रेन की चाल हमको दिया हुआ है, ट्रेन की जो है चाल, ट्रेन की जो चाल है वह 72 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो 18 का ये 4 गुना है, तो 5 का 4 गुना कितना, 20 मीटर पर सेकंड। ये निकालने के लिए मैंने बताया है कि डायरेक्ट या तो 5/18 से गुना करके निकाल सकते हैं, इसको 72 को 5/18 से गुना करके, तो यहाँ निकल गया। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए, यानी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, यही ना होता है, चाल इंटू समय। तो ट्रेन की लंबाई फाइंड करनी है, जो कि जिसको मैंने टी माना है। ठीक, तो टी बराबर चाल कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, और समय जब आदमी को पार कर रहा है, तो आदमी को मान लीजिए यहाँ पर आदमी खड़ा है, तो सिर्फ आदमी ही को ना पार करेगा, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की यही बात तो बोला है कि सिर्फ आदमी को पार करने में, यानी यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई और ये पुछड़ी इसका फिर पार हो गया, मतलब सिर्फ आदमी को पार कर रहा है। तो फिर 20 सेकेंड लग रहा है, 30 सेकेंड, कितना, 30 सेकेंड यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। जब खड़े यात्री को पार कर रहा है तो 30 सेकेंड। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई 600 मीटर निकल गई। अब हमें दूसरी बात को ध्यान देना है, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 48 सेकेंड लगता है। तो अब प्लेटफॉर्म, अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी अब क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही ना, ट्रेन की लंबाई प्लस, यहाँ पर सिर्फ ट्रेन की लंबाई थी, यहाँ पर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। चाल तो अभी भी ट्रेन की वही रहेगी,
लेकिन टाइम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम चेंज हो जाएगा। तो ये 48 सेकेंड। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई तो हमें पता है कि 600 है, प्लेटफॉर्म की निकालनी होगी। तो ये 48 दूनी 96, 960 पी बराबर कितना? तो 960 में 300 घटेगा, 360। तो हमसे पूछा था प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो ये 360 मीटर हो जाएगा। आराम से आप लोग निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि मैंने क्या किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। मैंने इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस को लिया है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चंस हैं। वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल एक त्रिभुजाकार पार्क जिसकी भुजाएं इतना 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 जो भी है 11 के क्षेत्रफल का 11 गुना। यानी इस प्रश्न में इसने कहा कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर जो होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसका 11 गुना है। यही बात इसने कहा है। तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को फाइंड करनी होगी, है ना। तो मैं इधर करने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इधर हट के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो? जब अलग अलग भुजा दिया हो, यहाँ पर ट्रिपलेट भी नहीं लग रहा है, जो कि हाफ आधार इंटू शीर्षल हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हीरोन फार्मूला लगाकर आपको निकालना पड़ेगा। तो लगाते हैं। देखिए, हीरोन फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? एस चाहिए, है ना। तो उसके लिए पहले हमें ए पता होनी चाहिए। ए कितना है? 410। बी कितना है? 280, यानी त्रिभुज की ये भुजा डायमेंशन जो दी हुई है। और सी कितना? 150। ये हमें एस चाहिए। और एस क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ताकि मैं फार्मूला लगा सकूं। कौन सा? चलिए मैं बताता हूं। अभी पहले मैं एस को फाइंड करता हूं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है। ए कितना? 410, बी कितना? 280 और सी कितना? 150 अपॉन 2। ठीक है। तो इतना, तो 4 2 6 1 700 और 90 50 140, यानी 840/2। तो इसको भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा? 420। एस मेरा 420 निकल गया। अब फार्मूला जो हीरोन फार्मूला जो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह √अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही ना होता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल यही होता है। तो √अंडर एस कितना? 420। तो अब देखिए, जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखिए 420 माइनस ए, यानी ए का मान। आप डायरेक्ट घटाते जाइए। 420 में आप 410 घटाइएगा, कितना आएगा? यही तो कह रहा है, एस में ए घटाना है। एस है 420, उसमें 110 घटाइए, 410 घटाइए तो कितना बचा? 10। और एस है 420 और बी 280, 280 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 140 घटाइए, देखिए। और इसमें 420 में 150 घटाइएगा तो कितना होगा? 300 घटा लीजिए। देखिए मैं घटा रहा हूँ इधर। 420 माइनस 150, जगह छोटी होने के वजह से मैं जिधर मन तिधर लिख देता हूँ। ठीक, लेकिन आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। 12 में 5 गया 7, ये 270, कितना हो जाएगा? 270। ठीक है। तो अब इसका यहाँ से आप निकाल लीजिए वर्गमूल, जो निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो 14 या 42 और 1 2 3 4 को 0 है, तो इसका मतलब 100 भी बाहर होगा। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लूँ। ठीक, और 14 या 42 तो मैंने निकाल ही लिया 9, तो ये गुना 3, इतना ही निकलेगा। इतना आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। बस इसी चीज को आप यहाँ पर पुट कीजिए। पाई का मान बोला है 22/7 लेना है, 22/7 आर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 42 गुना 100
गुना 3। आप इसका वर्गमूल अपने से निकालिएगा, देखिएगा उतना आता है कि नहीं। मैंने शॉर्टकट लगा कर निकाला तो इतना। अब इस यहाँ से आप r को फाइंड कर लीजिए, r तो निकाल ही सकते हैं। तो मैं कटा रहा हूँ 11 से ये 2 टाइम 2 से ये 21 बार में, तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर आ गया 21 गुना 7, यहाँ भी 7 या 21 गुना 100। तो इधर स्क्वायर है तो ये रूट में चेंज होगा, तो r बराबर क्या आएगा 21 × 10। आप फाइंड कर सकते हैं इसको। देखिए स्क्वायर को उठाकर उधर लेते जाइएगा तो रूट में चेंज होगा, तो रूट निकालिएगा, नहीं पूरे का रूट निकालिएगा तो इतना ही निकलेगा, निकाल लीजिएगा। मैं देखिए थोड़ा मैं फास्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि समझ में आनी चाहिए आपको। ओके, तो अब r हमने फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा क्या है, वृत्त का पार्क का परिमाप, यानी त्रिभुज का, यानी वृत्त का परिमाप हमसे पूछा है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता क्या है 2πr, ठीक है। तो 2 पाई का मान 22/7, r कितना है 21 गुना 10, 21 गुना 10। इसको देखिए तो 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 गुना 22 132 और 1 0, 13-20 मीटर। कितना आ गया 13-20 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13-20 मीटर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट ये प्रश्न सेम टू सेम है, आप इसे कर लीजिएगा। हालांकि लगाना है वही, मैं यहाँ पर भुजा आपको निकालने के लिए बता देता हूँ, बाकी बाद आप लगा सकते हैं। परिमाप हमें दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप 180 और उसके भुजाओं का अनुपात इतना दिया है, ठीक है। तो अगर भुजाओं का अनुपात का योग देखें तो क्या होगा 4 3 7 2 9, 9 अनुपात का मान 180 दिया है। परिमाप तो समझते होंगे कि त्रिभुज का, कि एक बिंदु से चलना शुरू किया फिर उसी बिंदु पर आकर रुक गए, तो टोटल दूरी जो हुआ है वही परिमाप। तो 1 अनुपात का मान कितना 20, तो 4 अनुपात का मान कितना, तो आपका जवाब होगा कि 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 20 चौके 80, और 3 अनुपात का मान 60, 2 अनुपात का मान 40। तो ये भुजा निकल गया। बाकी बात हीरोन फार्मूला लगाकर, जो अभी मैंने कुछ देर पहले लगाया, उसको लगाकर आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ये निकलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, कर लीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छी तरह से मिलाई गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक ताश निकाला जाता है। वह ताश इक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ताश को तो जानते होंगे, जो कार्ड मतलब कि वही जो जिसमें इक्का तिक्का होते हैं, पान गुलाम ये सब, तो ये बात तो आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे। अगर कहने का मतलब कि आप गांव से हैं तो जरूर ये सब आपको आइडिया होगा, क्योंकि हमारे गांव में, अधिकतर गांव में दीपावली छठ में ताश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को। तो देखिए, हालांकि मैं कभी नहीं खेलता हूँ आज तक। एक अच्छी तरह मिलाई गई 52 पत्ती, ताश में टोटल कितनी पत्ती है 52 पत्ती होती है, जिसमें कहा रहा है कि वह एक ताश निकाल लिया जाए, गड्डी से एक ताश निकाला जाए और ताश इक्का नहीं होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता बराबर क्या, कुल संभावित मान बटे कुल, यानी कुल संख्या जो भी कुल पत्ती हो। तो कुल पत्ती कितना होता है ताश में 52 को, अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो इसमें कह रहा है कि ताश इक्का नहीं होगा। तो इक्का मतलब जिसको टीका उका कहते हैं ना, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और टीका भी 4 गो होता है, जिसमें कि आपको ईंट की पत्ती होगी और चिड़ी की पत्ती होगी और लाल पान काला पान ये सब होते हैं। तो 4 तरह के इक्का होते हैं, है ना, 4 पत्ती होंगे इक्का का। तो 52 में से 4 पत्ती को आप माइनस कर दीजिए, कितना 48 पत्ती, यही इसकी प्रायिकता है। इसने कहा कि नहीं होगा इक्का, वह जो है ताश का इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछी है, तो घटा दीजिए, बस इसको हल कीजिए। 12 चौके 48, 13 चौके 52, यानी 12/13 इसका राइट आंसर है।
दोस्त ये मैं प्रैक्टिस क्लास करा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मैं फास्ट कराने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर लग रहा है फास्ट है तो आप स्लो कर लीजिएगा, अगर स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यदि एक वर्ष के समय में 1200 रुपये की धनराशि जो है 12,000 यानी 12,000 की धनराशि 12,600 हो जाती है एक वर्ष में, तो साधारण ब्याज के समान दर पर 7 वर्षों के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी? 18,000 की राशि धन जो है कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो कैसे निकालें इसको? तो हमें सबसे पहले रेट फाइंड करनी होगी। अब यहाँ पर जो हमें दिया है टाइम 1 ईयर और मूलधन 12,000 और अमाउंट दे दिया है, अमाउंट यानी मिश्र धन 12,600, ठीक। तो हमें एसआई चाहिए, तभी तो हम ब्याज फाइंड कर पाएंगे। हालांकि है बहुत इजी क्वेश्चन, अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो डायरेक्ट हो जाएगा और मैं तुरंत करा दूँ, लेकिन हो सके ना समझ पाओ। तो ये एसआई क्या होता है? मूलधन अमाउंट माइनस मूलधन यानी ए माइनस पी। तो 12,600 में 12,000 घटाइएगा तो कितना होगा? 600। तो बस ब्याज दर बराबर फार्मूला लगा दीजिए, या तो आप जो पीआरटी लगाते हैं वो लगा लीजिए, एसआई बराबर जो पीआरटी लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्याज दर बराबर फार्मूला लगा लेता हूँ। ब्याज दर बराबर जो फार्मूला होता है, ब्याज इंटू 100 मूलधन गुना समय, इस फार्मूले को आप लगा सकते हैं, ओके। हालांकि वो है वही फार्मूला, बस ये मेरे लिए आसान होता है और जिससे कि आसानी से बन जाएगा। अगर मैं इतने सा फार्मूला को इस पर भी लागू कर दूँ ना तो और जल्दी आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला को इस पर लागू कर दूँ, ये वाले पर, तो और जल्दी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से ब्याज कितना? 600 और गुना 100 अपन मूलधन कितना? 12,000 गुना टाइम कितना? 1 साल। तो बस इसको हल कीजिए, 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 12 पंचे 60 यानी 5% निकल कर आ गया। ब्याज हमारा 5% निकल कर आ गया। बस अब यहाँ पर लगा दीजिए दूसरे स्थिति में क्या है, टाइम यहाँ पर 7 वर्ष है और ये मूलधन आपका इतना है। तो हमसे अमाउंट के बारे में पूछा है, यानी ए का मान हमसे पूछा है। अगले जो बोल रहा है साधारण ब्याज के समान दर पर जो 5% लिख रहा है इसी पर, तो आप लगा दीजिए ना यहाँ पर। जब दूसरे एसआई को निकालने की बारी आएगी, ये वाला एसआई नहीं, ये तो इसका एसआई था, अब यहाँ पे दूसरा मैं एसआई निकाल रहा हूँ। पी कितना? 18,000, आर कितना? 5%, टी कितना? 7 वर्ष अपॉन 100। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट ही मान लीजिए कि ये अमाउंट है। तो अमाउंट क्या होता है? मूलधन एसआई प्लस मूलधन। तो ये जो निकलेगा यहाँ तक एसआई, मूलधन कितना? 18,000 प्लस 18,000, ये डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो यहाँ से ये 2 0 2 0 कट गए, तो 18 पंचे 90, 9 से 63 6300 प्लस 18,000। तो यहाँ से ये आ जाएगा 24,300 रुपये, ये डायरेक्ट आंसर। हालांकि देखिए मैं क्या बताना चाहता था कि देखिए जो आप चाहिएगा कि रेट डायरेक्ट निकाल लूँ, ये सब हमको ना ताम झाम करना हो। तो देखिए कितना बड़ा है? 600, कितना पर? 12,000 पर। परसेंटेज के लिए क्या 100 से गुना करना पड़ता है, बस इसको कटाइए यहाँ से, 2 0 1 0, तो 12 पंचे 60, 5% डायरेक्ट निकल जाता है। तो बस सोचने की नज़रिया होनी चाहिए। बाकी बात इससे भी हम निकाल सकते थे, लेकिन चलिए किसी और वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूँगा कि सिर्फ इतनी सी फार्मूला से इतना फिर हमको तामझाम ना करना पड़े, कैसे निकालें, आराम से मैं करा दूंगा दोस्त, इसमें लंबा हो जाएगा वीडियो। 12 नंबर, कुछ पी जो है कुछ काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर 3 घंटे में कर सकता है, पी और आर इसे 2 घंटे में कर सकता है। यदि वह अकेले काम करता तो क्यू को इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? ओके, तो देखिए यहाँ पर आप एलसीएम मेथड लगाइए, बेटर रहेगा। पी 4 घंटे में, क्यू प्लस आर 3 घंटे में
और P प्लस R जो है 2 घंटे में, इन तीनों का आप LCM निकाल लीजिए। ये तीनों है, इसका LCM निकाल लीजिए इन तीनों का, तो कितना होगा 12। ये जो होगा टोटल काम होगा, ये क्या होगा टोटल वर्क होगा। अब इस 12 को आप 4 से भाग दीजिए 3, इस 12 को 3 से भाग दीजिए 4, इस 12 को आप 2 से भाग दीजिए 6। ये जो हमारा निकल कर आया वह क्षमता निकल कर आया। क्या निकल कर आया? क्षमता। तो यहाँ देखिए काम बराबर जो फार्मूला लगाते हैं हम लोग, काम बराबर समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता, इस चीज को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब जो भी है, तो ये क्षमता निकलेगा। क्षमता क्या होती है? यानी P 1 घंटे में 3 काम कर सकता है, Q प्लस R 1 घंटे में 4 काम कर सकता है, P प्लस R 1 घंटे में 6 काम कर, यानी 1 घंटे की क्षमता है। ये क्या है? 1 घंटे की क्षमता है। तो हमें सबका अलग अलग चाहिए। P का तो अलग अलग है, मैं यहाँ पर पेन चेंज करके लिख रहा हूँ। देखिए P का तो अलग से है, हमारे पास P का जो है अलग से ऑलरेडी 3 है, लेकिन Q और R के बारे में हमें नहीं पता है। तो देखिए P के बारे में अगर पता है तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है Q और R के बारे में भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो P के बारे में पता, तो P देखिए किस्त वाले डाटा में यहाँ पर है P, तो P का तो हमें पता है कि 3 है और ये दोनों मिलकर 6 है, तो इसका मतलब R को भी 3 होना होगा। इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है क्षमता निकालने के लिए, बात समझे? तो ये 3 तो ये भी 3, तब ना ये 6 होगा, है ना? तो इसका मतलब R भी 3। अब R हमारा 3 प्राप्त हो चुका है, तो R 3 प्राप्त हो चुका है, तो टोटल मिलाकर 4 है। Q और R मिलाकर 4 है, तो Q कितना होना होगा? 1। तो Q का क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। अब देखिए हिसाब किताब लग गया। Q को इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी इस 12 काम को अगर Q अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर बैठा दीजिए ना 12। समय हमसे पूछ रहा है, यानी समय फाइंड करना है। क्षमता कितना? Q की क्षमता हमने कितना निकाला? 1। यहाँ पर 1 पुट कीजिए, तो यहाँ से T बराबर कितना? 12 ही निकल कर आ गया, और 12 घंटा ये हमारा राइट आंसर है। ये सब अच्छा मेथड है। अगर आप ये वाला मेथड से करते हैं कि P 1 दिन का काम 1/4 प्लस QR का 1/3, इस तरह से करके निकालते हैं, तो फिर आपका लंबा मेथड जाएगा, जो कि इस मेथड से अब नहीं करना चाहिए किसी को। ओके, नेक्स्ट देखिए कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा? यानी कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये इस तरह के प्रश्न आप लोग 10th में बहुत देखे होंगे। इस तरह का प्रश्न जो है 10th में आपको बहुत देखने मिला होगा। तो इस तरह के प्रश्न में आप लोग क्या करते हैं? हर परिमेयकरण के नाम की कोई चीज़ सुनी होंगी, और हर परिमेयकरण में क्या होता है, नीचे में जो संख्या होता है ऊपर नीचे उसी से गुना कर दीजिए, बट चिन्ह को चेंज करके। ये जो चिन्ह यहाँ पर प्लस में है, उसको चिन्ह को आपको चेंज कर देना है। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या इसको मिटाने, चलिए कोई बात नहीं, मिट नहीं रहा है। तो ऊपर भी गुना 1 माइनस, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या था? प्लस, तो यहाँ माइनस करके गुना कर देना है साइन थीटा। नीचों में भी वही चीज़ से नीचे भी गुना करना है 1 माइनस साइन थीटा। मैंने हर परिमेयकरण कर दिया। बस ये देखिए कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। मैं बिल्कुल प्यार से आराम से समझा रहा हूँ, समझिए। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, तो मतलब क्या, ये चीज़ तो आपने सुना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? ये चीज़ सुना होगा, और सुना क्या, पढ़ा भी होगा। तो यहाँ से 1 दोनों सेम टू सेम फॉर्म में, यहाँ पर ये माइनस नहीं है दोस्त, इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस साइन थीटा में और साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस है ना फार्मूला में, स्क्वायर थीटा। बस यहाँ से देखिए, और इतना बराबर आपने पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर थीटा होता है। बात समझ रहे हैं? इतना बराबर आपने पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा,
और नीचे में क्या हो जाएगा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कोस से ये को कोस कट गया, कोस थीटा में बदल गया। तो अब नीचे में देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल। हालांकि करने का तो मैं ऐसे भी कर देता 1 बटे कोस थीटा बराबर सेक थीटा होता है ना। तो 1 बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हालांकि अगर ये चाहते हैं कि इतना कुछ ना करें तो आप थीटा कुछ भी पुट कर दीजिए, जो भी आंसर आए उसको आपको बगल में लिख लेना, जो भी आंसर आए वही थीटा को आप ऑप्शन में फिट करके देखिए, जो जितना आंसर इसका आएगा उतने आंसर ऑप्शंस का भी आएगा। तो इसका मतलब समझिएगा आपका आंसर बिल्कुल सही है, जिसमें भी आ जाए वो सही है। ओके, नेक्स्ट वन मिनट दोस्त। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए ए प्लस ए यानी ए बाई बी ऐसे लिखा हुआ है, ए बाय बी प्लस बी बाय ए बराबर, अच्छा बराबर में एक है, बराबर में एक, यहाँ पर बराबर में एक कर दीजिएगा, एक है ठीक। तो हमसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर वाट, ये चीज़ पूछा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर 1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, ये चीज़ हो सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल। लेकिन इतना बराबर फार्मूला एगो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर जो फार्मूला होता है ए प्लस बी, छोटे में लिख दिया, चलिए आप समझिएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये चीज़ होता है, ये फार्मूला इतना बराबर। बस इतना अगर आपको पता है तो इस सवाल को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए ए बी का जो भी मान हो, क्योंकि हमें पता नहीं ए बी का क्या है, लेकिन एक चीज़ तो हमें पता है कि इतना बराबर ए बी है, इतना बराबर क्या है ए बी है। तो इतने ये इसके जगह पर मैं ए बी पुट कर सकता हूँ क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, माइनस ए बी ऑलरेडी है सूत्र से, तो ये तो ए बी में ए बी घटेगा तो क्या बचेगा ए प्लस बी इंटू ए बी में ए बी घट गया तो जीरो। जैसे ही गुना में जीरो आया, सवाल का जो भी हो सबका सत्यानाश, यानी किसी भी संख्या को आप किसी से भी, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसको आप जीरो से गुना करिएगा तो उसका आंसर जीरो ही हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? ओके, नेक्स्ट देखिए कोस स्क्वायर ए, यहाँ भी कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पर ए का मान 30 डिग्री है। तो इतना सवाल यानी सवाल में जो पूछा है इसके बारे में, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, थीटा के जगह यानी ए के जगह पर 30 को पुट करना है जहाँ जहाँ ए दिखे। तो हमें यहाँ दिख रहा है कोस स्क्वायर ए के जगह पर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 माइनस ए के जगह पर 30 डिग्री, 30 डिग्री लगा दीजिएगा, नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतना तो समझदार है ही। कोस स्क्वायर 60 माइनस क्या है यार, कुछ तो बोलिए, नहीं बोल सकते हैं। 60 माइनस ए के जगह पर 30 डिग्री, बस इसको बनाइए, जो भी होगा देखा जाएगा। कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 60 में 30 जाएगा, अच्छा एक जगह प्लस है, अच्छा यहाँ प्लस, तो कोस स्क्वायर 60 30 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 में 30 गया 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मान आप पुट कर सकते हैं, है ना। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना, √3/2, और स्क्वायर है √3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 90 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर, 1 0 होता है, कोस 90 डिग्री का मान 0 का स्क्वायर प्लस
कोस 30 डिग्री का जो यहाँ पर लिखे वही √3/2 का स्क्वायर, ठीक है इतना। तो ये तो 0 हो गया, इसका काम खत्म। तो ये इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4, इसका कोई ज़रूरी है नहीं। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी 3/4, तो इसको हल कीजिए और आगे तो 6/4 कटाइएगा तो कितना, तो 3/2, तो इसका आंसर 3/2 राइट हो जाएगा। सिर्फ मान पुट करना है और कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा फास्ट रखिए अपने दिमाग को। और क्या, 9 से 20 बनाया तो 21 से क्या बनेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि मैथ के भी हैं और भी आज रीजनिंग का प्रश्न जो है कम है, ठीक। तो यहाँ देखिए 9 दूनी 18, 2 20, तो 21 दूनी 42, 2 44। कैसे, इस 9 का मैंने 2 गुना किया, 9 का मैंने 2 गुना किया प्लस 2 जोड़ा तो कितना हुआ 20। उसी तरह मैं 21 का 2 गुना किया प्लस 2 ऐड किया तो कितना हो गया 21 दूनी 42, 2 44। तो यहाँ पर 44 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, मैं औरों की तरह आपको नहीं घुमाऊँ फिराऊँगा कि सोचिए बनाइए। अगर बनाना होगा तो आप वीडियो रोक कर खुद बना सकते हैं, है कि नहीं। एक विशिष्ट कोड भाषा में टेबल को ये लिखा गया है और इसका को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो मैं कहता हूँ दोस्त, आपको प्लेस वैल्यू कन्फर्म याद होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को आसानी से कर लीजिएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 20 का यानी टी का वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू 20 और ये क्या 23। यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये 23 3 बढ़ रहा है। उसी तरह यहाँ पर 1 ये 4, तो यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ 5 यहाँ 8, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है। तो मतलब ये सभी में आप देखिएगा कि 3 इधर बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 3 बढ़ रहा है। तो आप इधर भी एस का वैल्यू कितना 19 और के का 11, वाई का 25। तो 19 में 3 बढ़ाइएगा तो कितना 22, 11 में 3 बढ़ाइएगा 14, 25 में 3 बढ़ाइएगा 28, 25 में 3 बढ़ाइएगा 28। तो आपका जवाब होगा कि 28। तो कोई भी टेबल में यानी ABCD में तो आता नहीं, 28 9 नंबर पर आता है दोस्त, समझिएगा बात को। 22 पर तो आता है भी, और भी वाला एक ही ऑप्शन है, ऐसे मारकर निकल सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं पूरा करें तो देखिए 14 पर आता है N। अब 28 क्या है 26 प्लस 2, 26 पर Z आता है, Z को लेना नहीं है। यहाँ 2 पर क्या आता है B, इसका मतलब यहाँ पर B होगा। 28 का मतलब क्या है B, बात समझ रहे हैं। तो ये राइट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इस तरह के क्वेश्चंस को पर वीडियो में एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस तरह का क्वेश्चंस कराने में टाइम लगता है दोस्त, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस इस टाइप का नहीं लेता हूँ। अगर बोलिएगा तो मैं टोटल उसको कंप्लीट पूरे वीडियो में सेम टू सेम यानी सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन ले लूँगा। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ तो एक दो क्वेश्चन लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है दोस्त, बात समझिए। तो यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, JKLMNX YZ एक वृत्त के केंद्रोन्मुख होकर खड़े हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले जब ये बात पढ़ लीजिए कि केंद्रोन्मुख मतलब कि कहीं ना कहीं वृत्त में केंद्र की ओर देखने बोल रहा है, तो उसके बाद आपको करना क्या, जब आपको पता चल जाए कि वृत्त में बोल रहा है केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर भी बोल सकता है, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। और आदमी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आदमी हैं 8 आदमी हैं। बस वृत्त नहीं बनाना है आपको, मैं वृत्त बनाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अब 4 वो लकीर खींचिए, ऐसे से बराबर से खींचिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये केंद्र है, अगर इसको ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त। तो मैं वृत्त नहीं बनाऊंगा, बात समझिएगा, हालांकि आंसर वही होगा। आप ऐसे भी कीजिएगा तो आंसर वही होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब जो कह रहा है, और इसमें एक बात ध्यान रखना है, क्या कहा, एल ना तो जे और ना ही वाई के पड़ोसी। ये ना वाला बात को आप पहले इग्नोर कीजिए। क्या कीजिए, पहले इग्नोर करना है ना वाली बात को, तो हाँ वाली बात को पकड़ना है। तो नहीं वाली यहाँ भी है, ना वाला यहाँ भी है, तो ये दोनों लाइन छोड़िए। एन जेड का पड़ोसी है और एक्स के दाईं ओर तीसरे है।
यानी एन जो है जेड का पड़ोसी है और एक्स के दाईं ओर तीसरे है, एक्स के दाईं ओर ये देखिए केंद्र की अगर ये देख रहा है, मेरी बात को समझ, केंद्र की ओर देख रहा है, इसका मतलब इसकी जो दाईं होगी इधर जाएगी, किधर जाएगी, इधर, और बाएं जो घूमेगा इधर घूमेगा, तीर का निशान को देख सकते हैं आप लोग, ठीक, इधर घूमेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। जो कह रहा है एन जेड का पड़ोसी है और एक्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एक्स के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन, एन। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस तरह के फिगर के लिए आप 2 फिगर काउंट कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा बना लीजिए, तो इसमें भी टोटल 8 आदमी बैठेंगे। डायगोनल बोले तो 4 गो, यानी विपरीत में 8 आदमी बोले तो 4 गो व्यास खींच लीजिए, आपका 8 आदमी बैठ जाएगा, ठीक है। अगर 9 बोले तो एगो लकीर किधर खींच दीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पर भी कर रहा हूँ, एक्स और एन। अब मैं ये चीज़ क्यों किया, मेरी बात को समझ, या तो जेड, एन जो बोला है जेड का पड़ोसी है, तो जेड या तो यहाँ बैठेगा, जेड या तो यहाँ बैठेगा, बात समझ रहे हैं। ये 2 कंडीशन होगा, इसीलिए मैंने 2 फिगर ड्रॉ किया। हालांकि इसके लिए तो 4 फिगर ड्रॉ होगा, लेकिन 2 ही फिगर में काम चला लेंगे। देखिए कैसे। अब क्या कह रहा आगे, के एक्स का पड़ोसी है और एम के बाईं ओर चौथे है। के जो है एक्स का पड़ोसी है, यानी के या तो, कहने का मतलब के जो होगा या तो यहाँ हो सकती है या तो के यहाँ हो सकती है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, के या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है, लेकिन मैं जो यहाँ पर कह रहा है एम के बाईं ओर चौथे, जब चौथा स्थान के बारे में बोले ना तो जस्ट विपरीत हो जाता है। जैसे के यहाँ है और 8 आदमी में अगर चौथा स्थान गए तो जस्ट इसका विपरीत एम यहाँ पर बैठ जाएगा। क्या यहाँ इसके विपरीत में एन बैठा है, तो क्या के यहाँ पर बैठ सकता है कभी? क्या नहीं ना। तो यहाँ पर के आप नहीं बैठा सकते, के यहाँ ही जबरदस्ती यहाँ बैठेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो समझिएगा, क्योंकि चौथा स्थान बोल रहा है। चौथा स्थान कहने का मतलब जस्ट उल्टा, उसका उल्टा। किधरों से गिनिएगा तो ये चौथा होगा, दाएं से गिनिए या बाएं से गिनिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये बाएं से बोले या दाएं से बोले, दोनों स्थिति में वह चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो अब नहीं वाले कंडीशन को देखते हैं, क्योंकि हाँ वाले कंडीशन को तो मैंने पढ़ लिया, अब नहीं वाले कंडीशन को देखते हैं। तो नहीं वाले में क्या क्या, एल ना तो जे और ना ही वाई के पड़ोसी है। एल ना तो जे ना ही वाई के पड़ोसी है। तो यहाँ से कोई पकड़ में आ रहा है क्या? चलिए अगला करता हूँ। एम जेड का पड़ोसी है। अच्छा, एम जो है जे का पड़ोसी है लेकिन जेड का नहीं। एम जो है जे का पड़ोसी, अगर मैं जे को यहाँ बैठा दूँ, जे का पड़ोसी है जेड का नहीं, ठीक है। एम जो है जे का पड़ोसी है लेकिन जेड का नहीं, तो ये बात सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पर मैंने कर दिया। या तो यहाँ पर, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं था तो के यहाँ पर बैठता और जे को यहाँ बैठा सकते थे, ठीक है। फिर आगे देखें तो एल ना तो जे और ना ही वाई के पड़ोसी है। तो एल ना तो जे, तो एल को यहाँ बैठाना होगा और वाई यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन मेरे में से यहीं पर फिल हो गया। क्या कह रहा है? एल ना तो जे और ना ही वाई के पड़ोसी। एल ना तो जे ना ही वाई के पड़ोसी, बिल्कुल सही बात है। एम जे का पड़ोसी है लेकिन जेड का नहीं। एम जे का पड़ोसी है लेकिन जेड का नहीं, ये बात भी सही हो गया। और के एक्स का पड़ोसी है और एम के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो ये बिल्कुल एक्स का पड़ोसी है और एम के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है। एम के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, हो गया। तो ये कंडीशन फिल हो गया। अब यहाँ से निकाल सकते हैं आंसर। निम्नलिखित में से कौन के दाएं से तीसरे स्थान पर, के दाएं से तीसरे स्थान पर, के दायां किधर, इधर, पहला दूसरा तीसरा, कौन है? एल है। तो इसका आंसर एल राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये सब प्रश्न है जो है शांत माइंड करके बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो फिर आपकी गलती हो सकती है। बात समझ रहे? तो देखिए नेक्स्ट
4, ये जो भी कंडीशन है मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या लागू हुआ है। ठीक है, देखिए ये 2 का ये 2 गुना है, इसका ये 4 गुना, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, ये 6 गुना हो रहा है और ये 8 गुना कर दीजिए। 96 का 8 गुना कीजिएगा तो अच्छा करता है, लास्ट में 8 आएगा और एक ही ऑप्शन में है। हालांकि आगे जो होगा वह 10 गुना होगा, आगे क्या होगा 10 गुना, तो 10 गुना तो आराम से 780 का 10 इतना ही होता, यानी 768 का 10 गुना इतना ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना, यहाँ पर 8 गुना, उसके बाद 10 गुना। तो इजी कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा समझना होगा और क्या। रीजनिंग वो चीज़ है, समझ में आया तो सेकेंडों नहीं लगेगा, सेकेंडों में हो जाएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो घंटों पार हो जाएगा। रीजनिंग वो चीज़ होती है। देखिए यहाँ पर 175, 56, 70 का मौसो क्या होगा, तो डायरेक्ट आप एलसीएम मेथड का ही इस्तेमाल कीजिए, जल्दी बनेगा। हालांकि आप अगर यहाँ पर भाग वाला मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा, गुणनखंड वाला, तो फिर आपका ज़्यादा टाइम खींचेगा। तो मैं इन तीनों को ऐसा संख्या से कटाऊंगा जो तीनों कटे, 175 भी और 56 भी और 70 भी। तो मेरे दिमाग में एक संख्या आया, क्योंकि मैं अगर कहता हूँ 5 से, तो ये 5 से कट नहीं रहा है, 4 से तो ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो मैं डायरेक्ट 7 मेरे नज़र में आया, 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसके बारे में भी पता कर लेता हूँ कट रहा है कि नहीं। 7 दूनी 14, बचा 3, 7 5 35, बिल्कुल 7 से ये भी कट रहा था, 7 8 7 8। ऐसी कोई संख्या है क्या जो 25 को भी काट सके, 8 को भी भाग लगा सके और 10 को भी भाग लगा सके? तो आपका जवाब होगा कि है ये नहीं है, जो तीनों को एक साथ काट सके। तो बस यही आपका एचसीएफ है। ये क्या है? एचसीएफ, जिसको हिंदी में मौसो कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यही आपका एचसीएफ है। बाकी बात आप कौन सा मेथड लगाते हैं आप जानो, लेकिन मैं तो कहूँगा ये मेथड आपके लिए बेस्ट हो सकती है। देखिए, प्रिया के पिता की उम्र 38 वर्ष थी जब प्रिया पैदा हुई थी। ठीक है, इसमें देखिए मैं कोई जो है वह समीकरण निकालने की कोशिश नहीं करूँगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आसानी से हो जाएगा। उसकी माँ 36 वर्ष की थी और उसका भाई उससे 4 वर्ष छोटा था, जो भी है। प्रिया और उसका पिता, फादर और प्रिया, जब प्रिया जन्म ली तब वह 38 वर्ष की थी। यही तो कह रहा है कि जब प्रिया के पिता की उम्र 38 वर्ष थी जब प्रिया पैदा हुई थी। तो यानी प्रिया उस जिस समय पैदा हुई होगी वह तो 0 वर्ष की होगी और उसका पिता 38 वर्ष का। अगला कंडीशन कह रहा है उसकी माँ 36 वर्ष की थी, जो उसका भाई उससे 4 वर्ष छोटा है। ठीक है, यानी उसकी माँ जो 36 वर्ष की थी, जो उसका भाई उससे 4 वर्ष छोटा है। तो प्रिया की माँ और उसका भाई जब जन्म लिया होगा तब वह 36 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 36 वर्ष की, जबकि उसका भाई उससे 4 वर्ष छोटा है। इसका मतलब जो है जब ये उसका भाई जन्म लिया होगा तो ये 4 साल की हो गई होगी, तो इसमें प्लस 4 साल, तो बाप भी तो 4 साल बढ़ा होगा, है कि नहीं? जब पुत्री 4 साल एज में बढ़ेगी तो इसमें इसके भी एज में 4 साल बढ़ा होगा, तो ये 42 साल की। तो ये दोनों, अब पूछा क्या है, उसकी माँ और उसके पिता में कितने साल की, पिता से कितने साल की छोटी है? तो पिता 42 साल की है और माँ 36 साल की है, तो कितने साल का अंतर है? 6 साल की। तो यही राइट आंसर है। माँ के बाद इसमें आप इक्वेशन लगाइएगा, समीकरण लगाइएगा, तो आपका बहुत टाइम जाने वाला है। तो यही बेहतर उपाय है कि आप उसे कीजिए। पी यहाँ पर देखिए, करने का तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कह रहा है कि पी को 500 में से कुल अंक 360 मिले, पी को 360 मिले 500 में से, तो भाड़ में जाना चाहिए 500 को, 500 से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब जो कह रहा है पी के अंक क्यू के प्राप्तांक से 10% कम है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये तरीका जो है कन्फ्यूजन आपको दे सकता है। ये तरीका मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि ये जो कह रहा है कि P के अंक Q से 10% कम है, इसका मतलब ये जो P का अंक है Q के 90% के बराबर है, Q के 90% के बराबर है 360।
तो यहाँ से Q का परसेंटेज आप 100% निकालना चाहिएगा, तो 1 0 1 0 9 चौके 36 400 निकल जाएगा। Q कितना निकल जाए 400। तो ये वाला आपको कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं देगा। जो मैं आपको तरीका करा रहा हूँ वो बेस्ट तरीका होगा। देखिए कैसे समझिएगा इसको। देखिए करने का वो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपका जो होगा कन्फ्यूजन होगा, आप क्या मैं भी कन्फ्यूज आ सकता हूँ। तो वैसा तरीका को ढूंढिए ना जहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए P के अंक Q से 10% कम है। अगर मैं 10% पहले लिख लीजिए, कितने आदमी हैं P Q R S, 4 आदमी हैं। P Q R S, इस सब का अनुपात लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? अनुपात। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या? 10% का मतलब 1/10। इसने क्या कहा है? किससे तुलना करने के लिए बोल रहा है? Q से। Q के परिवर्तनांक से 10% कम है, तो ये जो नीचे वाला होगा जिससे तुलना करने बोल रहा है वो उसका होगा। जैसे Q से तुलना करने के लिए बोला है तो Q का आपको 10 लेना है, और कम बोल रहा है किसका? P का। कम बोल रहा है किसका? P का है। तो 10 में 1 कम 9, 10 में 1 कम 9, तो ये अनुपात ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है? Q R से 25% अधिक है। 25% अधिक, तो 25% का मतलब क्या? 1/4, और जिससे तुलना करने बोल रहा है वो नीचे वाला होगा। तो यहाँ पर Q R से 25% अधिक है, यानी Q R से मतलब कि R का लेना है 4, और बोल रहा है 25% अधिक मतलब 1 अधिक, तो 5। बात समझ रहे हैं? एक, तो ये अनुपात QR का आ गया। अब बचा है RS का। अब किसका बचा है? RS का। R जो है S के तुलना में 20% कम है। 20% का मतलब क्या? ठीक है दोस्तों, ये सब पहले समझाने में टाइम लग सकता है लेकिन करने में नहीं। 20% का मतलब 1/5। ये जो नीचे वाला है जिससे तुलना करने बोल रहा है R की तुलना में, मतलब कि ये S की तुलना में S, ये जो नीचे वाला है वो S का है। S का 5 है, और क्या बोल रहा है? कम है, 20% कम, यानी 5 में 1 कम 4, तो R का ये हो जाएगा। बस इन तीनों का अब अनुपात निकाल दीजिए, चारों का। इस तरह का मैंने कई वीडियो में इस तरह के जो एक साथ ही अनुपात निकालने के लिए मैंने कई वीडियो में बताया है, कैसे आप निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए इधर क्या दिख रहा है? 10 के आगे खाली दिख रहा है तो 10 पुट करते जाइए। इधर 4 के आगे खाली दिख रहा है तो इधर 4 पुट कर दीजिए। इधर 5 के आगे खाली दिख रहा है तो इधर 5 पुट कर दीजिए। इधर 4 के आगे खाली दिख रहा है तो इधर 4 और 4, जहाँ जहाँ खाली दिख रहा है वहाँ पुट कर दीजिए। बस इन सबको गुना कर दीजिए, वह PQRS का अनुपात निकल कर आ जाएगा। देखिए 9 से 5 20 9 180, ये कितना आ गया? 180। 4 5 20 डंग 200। Q कितना आ गया? 200। 4 चौक 16 डंग 160। ये 4 5 20 डंग 200। तो ये सबका अनुपात निकल के आ गया। क्या? प्राप्तांक का अनुपात निकल कर आया। देखिएगा यहाँ से कितना आसानी से बनेगा। इसका आप छोटा कर लीजिए या तो नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए P को कितना मिला है, कितना में उससे कोई मतलब नहीं है। P को मिला कितना? 360, और ये यहाँ पर अनुपात में कितना? 180। तो ये 180 की वैल्यू 360 हमसे पूछा कि इसका S का प्रतिशत ना पूछा है, तो S का पूछा है। ठीक है, तो 180 का ये कितना गुना है? 2 गुना। कितना है? 2 गुना। तो आप 200 का भी 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 400। यानी जो कहने का मतलब P ने 500 में 360 अंक ला रहा था, तो S ने, ये जो है S ने 500 में से 400 ला रहा है। 500 में से 400 ला रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। तो यहाँ से 2 0 खत्म, 8 5 40, 80% आ गया। तो यहाँ से आपका गलती होने की चांस कम हो जाएगी। बात समझ रहे? क्योंकि ये 360 जो लाया था 500 में न लाया था, तो इसने भी जो 400 लाया होगा वो भी 500 में से ही लाया होगा। बात समझ रहे? तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। यहाँ से आप इस टाइप का रीजनिंग भी पूछा जाता है।
अनुपात वाले में रीजनिंग भी पूछा जाता है कि 4-5 को अनुपात दे देगा, तो इस तरह से निकालना आसान हो जाता है। यहाँ से आप 2 कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ओके, तो लाइक तो बनता है दोस्त, अगर इतना देर रुके हुए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक प्रॉपर मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये ZWTQ, तो Z का वैल्यू 26, W का वैल्यू 23, T 20, Q 17। तो देखिए क्या हो रहा है, 26 में 3 माइनस हो रहा है, तो 17 में 3 घटेगा तो कितना 14, और 14 का वैल्यू किसका वैल्यू है, N का, तो इसका राइट आंसर N हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ये समय कुछ नहीं है, बस प्लेस वैल्यू पुट करना है। अब इसको भी कर सकते हो आराम से, मन ही मन, जैसे मैं करता हूँ। देखिए ये कितना का, 15 का है ना, ये 15 का, इसका रूट निकालिएगा 15 इसमें जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं 169 बनेगा। 169 13 का हो जाएगा, है ना, 13 इसमें जोड़िएगा तो 121 किसका, 11 का, तो इसमें 11 ऐड कीजिएगा तो कितना 36 किसका, 6 का, 36 किसका होगा, वर्गमूल, मतलब कि वर्ग किसका होगा, तो 6 और इसमें ऐड कीजिएगा 10 में तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो ये आपका राइट आंसर। तो बिना सोचे बिना बनाए कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं नहीं तो इसके जगह क्या हम 15 लिख सकते हैं, तो 15 और 14 कितना, 169 के जगह भी इस टोटल पर कितना हम 13 लिख सकते हैं। 13 इसमें ऐड कीजिएगा कितना 121 के जगह पर हम क्या 11 लिख सकते हैं, और 11 इसमें ऐड करेंगे तो कितना 36, और इस पूरे रूट 36 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं क्या, 10 में 6 जोड़े तो कितना 16 का वर्गमूल कितना 4, है ना। तो ये आसान तरीका हो जाएगा, और ये सब छोटा मोटा डाटा तो आप मन ही मन कर सकते हो, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, अति द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा है। अल्फा प्लस बीटा 8 है, अल्फा माइनस बीटा 2 है, तो समीकरण है, कौन सा समीकरण निकलेगा। जब द्विघात समीकरण के लिए आपका क्या रोल होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये चीज होता है समीकरण, द्विघात समीकरण के लिए। तो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, जो कि दिया तो है 8 तो दिया है, इसके जगह पर अगर मैं 8 पुट कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पर 8 पुट कर दूं तो 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा का तो मान मेरे पास है ही नहीं, है ना। लेकिन इसको देखकर हम आंसर का अंदाजा तो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस होनी चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, इसमें भी नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 को बच गया तो फिर आप तो गड़बड़। और ऐसे भी मार सकते हैं, अब बिना बनाए भी मार सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर क्या प्लस, तो इसमें माइनस है, इसमें क्या है माइनस, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही यहीं से, हालांकि अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर हमें दिया है, समझिएगा बात, ठीक है। अल्फा प्लस, चलिए मैं ये ऐसे लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है 8 दिया है, अल्फा माइनस बीटा बराबर जो है 2 दिया है। अब यहाँ से मान सोच सकते हो कि जोड़कर 8 पूर्णा चाहिए, घटाने पर 2 पूर्णा चाहिए। तो मेरे मन में एक मान याद आ गया, और आपको भी आना चाहिए जब इतना छोटा डाटा हो। तो 5 प्लस 3 8 होता है कि नहीं, और 5 माइनस 3 2 होता है कि नहीं। इसका मतलब अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान 3 है, तो 5 दिया, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा का मान 5, बीटा का मान 3, तो 5 दिया 15, और इसके जगह पर आप 15 पुट कर दीजिए बराबर 0, है ना, एक ही नंबर आंसर। तो ऐसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। दिखा दो जो इधर जो एग्ज़ाम हुए हैं 2019 के बाद से, और उसके भी पहले 1-2 पेपर में दिखा दीजिए कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूछ रहा है, तो है कि नहीं, तो और आगे भी पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये संभावित प्रश्न है,
कि पूछ सकता है इस टाइप का, भले सेम टू सेम ना पूछे लेकिन टाइप तो जरूर पूछ सकता है। अगर इस टाइप का आप किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग कर लीजिएगा, है ना। तो इसको देखिए, ये कलर से लिखने में मजा आएगा, है ना। कथन क्या कर रहा है, सभी लैपटॉप कीबोर्ड है, तो जितने भी आपका लैपटॉप है वह, ये जो लैपटॉप है, ये जितने भी आपका लैपटॉप है वह कीबोर्ड के अंदर आता है। किसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर, है ना। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, BOARD, है ना, कीबोर्ड के अंदर आता है। कुछ प्रिंटर लैपटॉप है, तो कुछ प्रिंटर लैपटॉप है, तो मतलब लैपटॉप को हमको कनेक्ट करना होगा लैपटॉप से, और ये प्रिंटर है। क्या है, ये प्रिंटर है, बात समझ रहे हैं, ये प्रिंटर है। और कुछ कीबोर्ड स्कैनर है, अच्छा नहीं ये नहीं कर रहा है, सभी कीबोर्ड स्कैनर है। ये जितने भी कीबोर्ड है, ये जितने भी कीबोर्ड है, कह सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, जितने भी कीबोर्ड है वह स्कैनर है। क्या है, स्कैनर। चलिए मैं स्पेलिंग लिखे गलत हो, चलिए इसको समझिए, स्कैनर है, गलत हो सकती है स्पेलिंग, स्कैनर है, ठीक है। तो जितने सभी कीबोर्ड स्कैनर है, ये मैंने डायग्राम बना लिया। अब आंसर पर चलते हैं। कुछ स्कैनर लैपटॉप है, कुछ स्कैनर यानी स्कैनर का कुछ हिस्सा लैपटॉप है क्या, तो यहाँ पर सभी हिस्सा लैपटॉप दिख रहा है, तो कुछ जरूर ना होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर हम कहें कि आप एक रोटी में से एक टुकड़ा काट कर लाइए, तो क्या रोटी का एक टुकड़ा काट कर जो लाइएगा तो रोटी का ना हिस्सा लाइएगा, कुछ हिस्सा तो काट कर लाइएगा, है ना। तो यहाँ पर जब कह रहा है कि कुछ स्कैनर लैपटॉप है, तो अगर जब सभी लैपटॉप है तो कुछ तो जरूर होगा, तो इसका मतलब ये वाला सही है। कुछ प्रिंटर स्कैनर है। अब देखिए, प्रिंटर और स्कैनर से कोई लेना देना है क्या, इस रेड वाले लाइन से क्या प्रिंटर वाला का लाइन टच कर रहा है क्या, हाँ, तो इसका मतलब कुछ तो है, ये भी सही है। क्योंकि देखिए यहाँ ये जो है स्कैनर का हिस्सा और ये जो है ये वाला हिस्सा प्रिंटर का हिस्सा, तो स्कैनर और प्रिंटर का ये दोनों हिस्सा कॉमन है, तो कुछ तो हो ही गया, है ना। तो ये है, सभी लैपटॉप स्कैनर है। जितने भी लैपटॉप है, जितने भी आपको ये लैपटॉप दिख रहा है, क्या वो पूरे के ये जितने पूरे लैपटॉप क्या स्कैनर के अंदर दिख रहा है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये भी सही। कुछ लैपटॉप स्कैनर नहीं है। अब इस बात में थोड़ा सा कन्फ्यूजन सबको हो सकता है, लेकिन समझिए मेरी बात को, ये वाला तो सही था, कुछ लैपटॉप स्कैनर नहीं है। तो ये बात आप कैसे कह सकते, जब पूरा का पूरा लैपटॉप स्कैनर के अंदर घुसेड़ा हुआ है, तो कुछ कैसे नहीं हो सकता है। क्या इस बात में कोई तर्क है क्या, नहीं ना, तो ये बात गलत। इसका आंसर 1 2 3, केवल निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करेंगे। ओके, तो बात समझने का कोशिश कीजिए। और क्या, देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो, यदि एक वर्ग की भुजा 20% वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में k % की वृद्धि होती है, k का मान क्या होगा। सीधा देखिए k% की क्षेत्रफल में वृद्धि % बराबर जो आप फार्मूला निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ वर्ग में और किसी में नहीं। ये सिर्फ वर्ग का वृद्धि % के लिए मैं बता रहा हूँ। किसके बारे में, वर्ग के। अगर आयत रहता तब पर वहाँ पर अलग चीज़ लगा सकते हैं, अभी हालांकि लगाने का ये भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ वर्ग के लिए बता रहा हूँ। 2x + x² बटे 100, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2, अब x क्या है, ये जो 20 लिखा है ना वही x है, इंटू 20 + 20 का स्क्वायर कितना 400 बटे 100, तो ये कटा, तो 20 दूनी 40 + 4 44%, ये राइट आंसर 44%। या तो आप यहाँ पर वृद्धि % बराबर जो फार्मूला लगा सकते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि % बराबर, तो x + y इंटू XY बटे 100, दोनों फार्मूला सेम है। यहाँ पर आयत वाला अगर सवाल रहता
कि लंबाई में इतनी परसेंट वृद्धि, चौड़ाई में इतनी परसेंट वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा। ये बात यहाँ पर यह वाला फार्मूला लगा सकते हैं। हालांकि वर्ग में भी लगा सकते हैं। देखिए वर्ग की भुजा क्या होता है, सभी बराबर होता है, तो इसकी लंबाई भी 20 होगा और चौड़ाई में भी 20% बढ़ा होगा, चौड़ाई में भी 20%, क्योंकि इसने वर्ग की भुजा में वृद्धि। तो यहाँ पर आप दोनों जगह 20-20 पुट कीजिएगा और यहाँ भी 20-20, तो फिर वही आंसर आएगा। तो ये फार्मूला आप आयत के जगह पर लगा सकते हैं। किसके जगह पर? आयत के जगह। तो ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। और क्या नेक्स्ट, देखिए इस तरह के भी रीजनिंग पूछे जाते हैं, थोड़ा जीके का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। अम्बेर महल राजस्थान में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, देखिए नोमुरा कब, ये प्रश्न जो है हमने कल के वीडियो में पूछा था, यानी पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि इस खेल का संबंध यानी इस कप का संबंध किस खेल से, तो ये गोल्फ से संबंधित है। आज के लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसका आंसर जरूर बताइएगा कि 1971 में निम्नलिखित में से किस देश का गठन किया गया था। तो जिस भी देश का गठन किया गया था, तो आप जरूर आंसर दीजिएगा इन चारों में से, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं और क्या नहीं है। तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक, यानी टेलीग्राम चैनल का QR है, जहाँ से जुड़ सकते हैं आप, और जहाँ पर मैं इसका जो ये PDF होगा वहीं पर मैं डाल दूँगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको PDF चाहिए तो। हालांकि मैं वहाँ पर क्यूज टाइप भी क्वेश्चंस को डालता हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी बात, अगर अभी तक रुके हुए थे तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड होंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं और चाहते हैं कि मैथ हमारा अच्छा हो जाए, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मैथ में जो तैयारी का लेवल होगा वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। मैथ का जो स्कोर होगा, मैथ रीजनिंग का, वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा। नहीं तो आप 10-15 वीडियो में आप जुड़ कर देखिए, ज़्यादा दिन नहीं कर रहे हैं। आपका मैथ का स्कोर नहीं बढ़िया हुआ तो फिर हमसे कहिएगा कि नहीं मंडल जी आपने गलत कहा। और अगर हाँ हमें सर्च करना चाहते हैं कि आपको कैसे सर्च किया जाए, तो आप जो भी टॉपिक लिखते हैं बगल में लगाइए बाय मंडल जी, ओके, JEE। तो इस तरह से लिखिएगा तो आ जाएगा। मैंने सर्च करके देखा था कि क्या मेरे चैनल सर्च लिस्ट में आया कि नहीं आया, तो आ गया है। आप सर्च कर सकते हैं बाय मंडल जी, आराम से आ जाएगा। बाकी बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी आप दबा लीजिएगा, जिससे कि प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं कोई वीडियो छोड़ूंगा, तो है ना। तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आज से ही तो नहीं यूट्यूब पर जुड़े होंगे, बहुत पहले से जुड़े होंगे, लेकिन मेरा बोलना फ़र्ज बनता है और आपका ये सब्सक्राइब की बटन को दबाना आपका फ़र्ज बनता है। बात समझ रहे हैं? तो इतना सा आप कर ही सकते हो, तो कर लीजिएगा। नहीं तो कुछ दिनों में मैं सारा वीडियो प्राइवेट कर दूंगा, वही लोग देख सकते हैं जो सब्सक्राइब किए होंगे। तो अगर इस चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग कहते हैं ना कि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ज़रूर लगती है। जैसे मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने आज पूरा वीडियो कैलकुलेशन कराया, सब कुछ कराया, जितना भी है टोटल मैंने कराया कम से कम 1.5 घंटे का, लेकिन रिकॉर्डिंग करना भूल गया। अब बताइए, 1.5 घंटा का मेहनत मेरा बर्बाद चल गया, है ना। तो बहुत मेहनत लगती है दोस्त, इसलिए आपसे विनती है कि दोस्त इस तरह के जो आप सोचते हैं कि वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती है, बहुत मेहनत लगती है। ऊपर से मैं फैन बंद करके बना रहा हूँ, तो सोचिए कितना गर्मी है अभी, और फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और ये टोटल सॉल्यूशन कराया हुआ, रिकॉर्डिंग करना भूल गए, ध्यान में ही नहीं रहा, और टोटल मेरा मेहनत बर्बाद। अब क्या करूँ, अब तो मुझे नेक्स्ट डे ही बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो समझिए दोस्त क्या करूं। ओके।